अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया है। नीचे की सूची में कुछ अभिगृहित प्रमेय एवं परिभाषाएं दी गई है। इस तरह हमें सूची में क्या है, हमें 5 प्रकार के अभिगृहित या परिभाषाएं या प्रमेय दी गई है। इसके आधार पे जो है हमें प्रश्न दिया गया, इन प्रश्नों को हमें पढ़ना है और इसको जो है पढ़ना है और समझ करके बताना है कि किसके अनुसार जो है ये सत्य होगा कि क्या होगा। ओके, तो देखिए क्या दिया है। पहला, पूर्ण हिस्से से बड़ा होता है। ठीक है, क्या बोला है, पहला कथन है पूर्ण जो है हिस्से से बड़ा होता है, यानी कि कोई एक पूरा है, ये क्या है, इसके एक हिस्से होगा, इससे क्या होगा, ये बड़ा होगा, ऐसे इसका कहना है। ये क्या है, ये जो है एक अभिगृहित है। क्या है, एक अभिगृहित है। ठीक, अभिगृहित का मतलब क्या है, किसे जो है हम पहले से सिद्ध कर चुके हैं, है ना। अब देखिए दूसरा कथन क्या है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होता है। जैसे कि कोई त्रिभुज है, इन तीनों त्रिभुज की जो भुजाएं का माप है ये अलग अलग हो, जैसे इसका मान 5 सेंटीमीटर है, इसका मान 6 है, इसका मान 7 है। ये क्या है, इनकी भुजाओं की माप अलग अलग है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये क्या है, जो एक परिभाषा है, किसकी परिभाषा, विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा है ये। ठीक है, अब देखिए तीसरा, यदि n विषम पूर्णांक है, n क्या है, एक विषम पूर्णांक है, विषम यानी कि जो सम संख्या ना हो, विषम संख्या हो, तो ये n क्या है, एक विषम पूर्णांक हो, तो n बराबर 2k + 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, n क्या है, एक विषम संख्या है, विषम पूर्णांक मतलब विषम संख्या, तो n को हम क्या लिख सकते हैं, 2k + 1। जहाँ k कोई पूर्णांक है, जहाँ k क्या है, कोई एक पूर्णांक है, यानी कि k का मान जो है 0 से लेकर के अनंत तक के बीच कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो एक परिभाषा है किसकी, विषम संख्या का। ठीक है, तो n ये एक विषम पूर्णांक है, तो n का मान क्या होगा, 2k + 1 लिखा जा सकता है, जहाँ k जो है कोई एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो k के स्थान पर हम कोई भी एक संख्या लिखेंगे तो हमें n का मान क्या प्राप्त होगा, एक विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि देखिए, अगर k का मान यहाँ पास हम 1 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, k का मान 1 रखने पर 2 एकम 2 + 1 यानी कि हमें 3 मिलेगा। 3 क्या है, विषम संख्या है। इसी प्रकार से k का मान 0 रखने पर क्या मिलेगा, 2 शून्य 0 + 1 यानी कि 1, तो n का मान मिलेगा 1। ओके, अगर हम n की जगह पे अगर k के स्थान पर रखते हैं 2 तो क्या मिलेगा, 2 2 4 और 1 5, तो n का मान क्या मिला, 5। है समझ में, तो n क्या है, एक विषम पूर्णांक संख्या है, इसे हम 2k + 1 के रूप में लिख सकते हैं। है समझ में, तो ये क्या है, ये भी जो है परिभाषा है। तो ये हो गया आपका कथन 3। अब देखिए ये जो कथन क्या है, दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, जैसे कि दो त्रिभुज है, तो इसमें जैसे कि आपका ABC है, ठीक है, और ये आपका PQR है, तो इसमें क्या बोला गया है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो, यानी कि आपका AB जो है बराबर हो PQ के और BC बराबर हो QR के, AC बराबर हो PR के, तो इन दोनों त्रिभुज को क्या कहेंगे, हम सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। सर्वांगसम का मतलब ये है कि ये दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। ठीक है ना, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरी तरह से ढक लेंगे, उसे क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। तो ये क्या है, आपका सर्वांगसम का प्रमेय है। ठीक है, इसे याद रखना। अब देखिए आपका पांचवा कथन क्या है, यदि कोई दो वस्तुएं क्रमशः तीसरी वस्तु के बराबर है तो पहली दोनों वस्तुएं एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक, क्या बोला है, यदि कोई दो वस्तुएं क्रमशः तीसरी वस्तु के बराबर है, जैसे कि ये वस्तु है, ठीक है, और ये भी वस्तु है, तो यदि कोई दो वस्तु है वो क्या है, तीसरी वस्तु के बराबर है, यानी कि कोई तीसरी वस्तु ये है, ठीक है, तो ये जो है क्या है, इसके बराबर है, ये भी क्या है, इसके बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। आया समझ में, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये क्या है, ये जो एक अभिधिगृहीत है। ठीक है, ये क्या है, अभिगृहीत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे 5 कथन दिए गए हैं। अब इस साइड जो है मैं प्रश्न को लिखूंगा, तो हमें जो है प्रश्न को देखना है, समझना है और बताना है कि इन पांचों में से किसके अनुसार ये कथन जो है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, त्रिभुज RST और त्रिभुज XYZ में, ठीक है, यहाँ त्रिभुज क्या है, RST और त्रिभुज XYZ है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, RS जो है बराबर है XY के, यानी कि इसके, ठीक है, ST ये बराबर है YZ के, ST जो है बराबर है YZ के, और आपका RT ये TR जो है बराबर है ZX का। ठीक है, तो देख करके बताइए कि जो किस कथन के अनुसार है। तो देखिए यहाँ पर इस चौथा को देखिए, दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे।
ठीक है, यानी कि कथन 4 से क्या होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, कथन 4 से त्रिभुज आर एस टी क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज एक्स वाई जेड का। ठीक है, ठीक, तो ये जो है इससे निष्कर्ष निकल कर के आएगा कि जो त्रिभुज आर एस टी है वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज एक्स वाई जेड का। ठीक है, इस प्रकार से हम इस पहला प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, आया समझ में, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। अब देखिए दूसरा कथन क्या है, ए बी बटे 2 बराबर ए सी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें जो है पता करना है कि इन पांचों कथन में से कौन से कथन के अनुसार ये सत्य है और क्यों है। ठीक, तो देखिए यहाँ पास क्या है, ए बी बटे 2 बराबर ए सी, यानी कि ए बी का आधा क्या है, ए सी है ना। ए बी क्या है आपका एक पूरे, यहाँ पर देखिए जैसे कि मान के चलो कि कोई एक ए बी है। ठीक है, क्या है, ए बी बटे 2 बराबर क्या है, ए सी है, यानी कि अगर मैं इसे जो है ए बी मान के चलता हूँ, क्या ए बी, ठीक है, तो इसका आधा क्या है, ए सी होगा, यानी कि ये जो ए बी है इसका आधा, यानी कि यहाँ तक बिंदु सी है, तो ए सी बराबर क्या होगा, इस ए बी बटे 2 के बराबर है। ठीक, यहाँ पास जो है यही कहा गया है, तो ये जो है किसके अनुसार है, तो देखिए यहाँ पर पहला कथन को पूर्ण हिस्से से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा आपका, पूर्ण हिस्से से बड़ा होता है, हिस्से से बड़ा होता है। ठीक है, इसके अनुसार क्या होगा, ए बी बराबर होगा 2AC, तो ये जो ए बी का मान होगा ये क्या होगा, 2AC के बराबर होगा। ठीक, आया समझ में, तो ये जो है कथन नंबर 1 से होगा। ठीक, तो कथन 1 से क्या निष्कर्ष से आ रहा है, यहाँ पास निष्कर्ष से आ रहा है कि ए बी क्या होगा, बड़ा होगा आपका AC से, ए बी का मान क्या होगा, 2AC के बराबर होगा। तो कथन 1 से क्या निष्कर्ष से आ रहा है कि ए बी जो है बड़ा होगा AC से। ठीक, आया समझ में। अब देखिए तीसरा कथन क्या है, यहाँ देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, L बराबर K प्लस 5 बटे 2 और 2M बराबर K प्लस 5, जहाँ K L M बराबर क्या है, ये दोनों जो है अवयव है R का। ये E का मतलब क्या है, अवयव है R, यानी कि रियल नंबर का, यानी कि वास्तविक संख्या। ओके, तो देखिए हम इसे हल करते हैं। L बराबर क्या है, K प्लस 5 बटे 2। ठीक है, इसे हल करने पर क्या मिलेगा, 2 को करेंगे पक्षांतर तो हो जाएगा 2L बराबर K प्लस 5। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है 2M बराबर K प्लस 5, इसे समीकरण 1 मानते हैं, इसे समीकरण 2। ओके, तो देखिए यहाँ पास समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होंगे, 2L बराबर होगा 2M। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, 2L बराबर 2M, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या मिलेगा, L बराबर M। तो ये जो है देखिए इन पांचों कथन में से किसके अनुसार है, तो देखिए इस पांचवा कथन को, यदि कोई दो वस्तुएं क्रमशः तीसरी वस्तु के बराबर हो तो पहली दोनों वस्तुएं एक दूसरे के बराबर। ठीक, क्या बोला गया है कि यदि कोई दो वस्तुएं क्रमशः तीसरी वस्तु के बराबर हो, यानी कि यहाँ पर देखिए जो 2L है इसका मान क्या है, तीसरी वस्तु। ठीक है, आपका 2L और 2M ये आपका पहली वस्तु है, ये आपका दूसरी वस्तु। ठीक, तो ये जो पहली वस्तु है ये किसके बराबर है, K प्लस M, यानी कि तीसरी वस्तु के बराबर। या आपका दूसरी वस्तु भी क्या है, K प्लस 5 है, तो पहली वस्तु आपकी तीसरी वस्तु के बराबर है, दूसरी वस्तु भी आपकी तीसरी वस्तु के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि 2L जो है 2M के बराबर होगा। ओके, यानी कि 2L क्या है, 2M के बराबर है, तो L के बराबर क्या होगा, M होगा। तो निष्कर्ष से क्या निकल के आया कि L के बराबर M है, किससे, ये जो है कथन नंबर 5 से। ठीक है, तो कथन 5 से क्या हुआ, कथन 5 से जो है निष्कर्ष निकल के आया, क्या निष्कर्ष से आया निकल के कि L बराबर M होगा। ठीक है, क्योंकि यदि दो वस्तुएं क्रमशः तीसरी वस्तु के बराबर है तो पहली वस्तु दूसरे वस्तु के बराबर होगा। यहाँ पर क्या है, 2L पहली वस्तु है जो कि तीसरी वस्तु K प्लस 5 के बराबर है। इसी प्रकार से यहाँ दूसरी वस्तु है 2M जो कि तीसरी वस्तु K प्लस 5 के बराबर है, तो आपका पहली और दूसरी वस्तु यानी कि 2L जो है इस 2M के बराबर होगा। तो यहाँ से निष्कर्ष से आता है कि L जो है M के बराबर होगा। ओके, आया समझ में। अब देखिए ये जो चौथा क्वेश्चन है क्या है, त्रिभुज DEF। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या है, DEF। तो DEF में क्या बोला गया है कि DE जो है ये बराबर नहीं है EF का, EF बराबर नहीं है FD का, है ना, और FD जो है ये आपका बराबर नहीं है DE का। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी भुजाएं जो है, कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि तीनों भुजाओं का मान क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कथन नंबर कौन सा, 2, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो वह त्रिभुज क्या होती है, विषम बाहु त्रिभुज होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कथन नंबर 2 से, ठीक है, क्या निष्कर्ष से आया
तो निष्कर्ष से आया त्रिभुज DEF क्या होगा, एक विषम बाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये कथन नंबर 2 से विषम बाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ये जो है इसका निष्कर्ष निकल करके आया। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 141 एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम जो है कथन नंबर 3 को लेंगे, किसको, कथन 3 से। ठीक है, इसे हल कर रहा हूँ, तो कथन 3 से देखिए, कथन 3 से क्या है, n बराबर 2k+1। ठीक है, तो हम जो है इसे 2k+1 के रूप में जो है तोड़ते हैं। ठीक है, तो k का मान क्या रखें यहाँ पास, देखिए अगर यहाँ पास हम k का मान रखेंगे 70, तो क्या मिलेगा, 70 दूनी 140, 140 प्लस 1 141, यानी कि ये क्या होगा, एक। तो यहाँ पास क्या है, 70 जो है एक क्या है कोई, यहाँ क्या है, कोई एक पूर्णांक है। तो 70 क्या है, 70 जो है एक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ 70 क्या है, एक पूर्णांक है। तो इससे क्या निष्कर्ष है निकल कर क्या आया कि 141 क्या होगा, 141 जो है एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक, आया समझ में। हमने क्या किया, यहाँ n बराबर 2k+1 है, n का मान क्या है, 141 है। ठीक है, तो 141 को हमने क्या किया, इसके रूप में तोड़ा। तो k का मान क्या आएगा, k जो है एक पूर्णांक संख्या आएगा। k क्या है, k जो है 70 है, और 70 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए क्या है, 141 जो है एक विषम संख्या है। यही हमें निष्कर्ष निकालना था। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 2 को जो है हल करेंगे। ठीक है, आया समझ में।